प्लीज प्लीज मुझे मेहरबानी करके भाई मत बनाओ। मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश मत करना। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा डेवलपमेंट चैप्टर एकदम अच्छे से निपटने वाला है। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ सकते हैं एमसीक्यू में, बाकी तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो जो क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको एकदम अच्छे से देख रहे होंगे। तो बस यार चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को देखते रहो। चलो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये तुम्हारा यार सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन है, रीड द गिवन डाटा एंड फाइंड आउट विच कंट्री हैज मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इक्विटेबल मतलब भैया कि मतलब एक जैसी समान तरीके से जिसमें पैसे बटे हुए हों। कंट्री ए बी सी डी करके तुम लोग को टेबल दिया गया है और सिटीजन 1 2 3 करके तुम्हारे लोग दिए गए हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है इस पर फोकस करो कि किस कंट्री में एक समान पैसे सभी में बटे हैं। तो तुम लोग देखोगे यार, एक के पास यहाँ पर 600 है, 5000 है, 600 है, 600 है, 600 है, फिर 1400 है एक के पास। इन सब में यार अलग अलग है। और अगर तुम लोग ध्यान से इस टेबल को देखोगे तो तुम्हारा ये जो 10,000 वाला है इसमें सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी है, क्योंकि ये सब 10,000 के करीब ही हैं, उसी रेंज में है। इसका ए आंसर सही होगा, क्योंकि कंट्री नंबर ए में तुम्हारा एक जैसे समान तरीके से सभी में पैसे बांटे गए हैं। इसका ए आंसर सही होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो यार, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब अगर तुम लोगों ने अच्छे से चैप्टर नहीं पढ़ा है तो तुम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ही तुम्हारी पहिया अटक गया होगा। तो देखो यार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि ऐसे तरीके का डेवलपमेंट जिसमें हम लोग खुद तो इस्तेमाल करते ही हैं रिसोर्सेस का, साथ में हम लोग आगे अपने बाल बच्चों के लिए, उनके बाल बच्चों के लिए भी कुछ रिसोर्सेस बचा कर रखते हैं। तो चलो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। ऑप्शन नंबर ए है कि सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स विदाउट कंसिडरिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। नहीं भाई, बाल बच्चों के लिए नहीं सोचोगे तो आगे उनका क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंट जनरेशन फुलफिल इट्स नीड वाइल कंसिडरिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन एज वेल। ये एकदम सही लग रहा है मुझको, लेकिन चलो तुम्हारे लिए ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है कि इसमें हम लोग जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए जो रिसोर्सेज हैं उन सबको अच्छे से यूटिलाइज करके चलते हैं। तो यार हम लोग सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और अपना पेट भरते हैं। पास्ट में रिसोर्सेज का हम लोग कुछ खास कर नहीं सकते हैं। जो बीत गई सो बात गई, हम लोग पास्ट का कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। इसके बाद है ऑप्शन नंबर डी कि टू मीट द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन इवन इफ द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन गो अनमेट। मतलब कि अभी के टाइम पर रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना करना, फ्यूचर के लिए सारी चीजें छोड़ देना। तो ये भी यार गलत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का असली आंसर, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि हम लोग प्रेजेंट में तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे ही, साथ में अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाकर चलेंगे। और एक और चीज तुम लोग को बतानी थी कि यार ओसवाल बुक्स अब ये ऑनलाइन भी शिफ्ट कर रहे हैं। इनका एक वेबसाइट करके है ओसवाल 360, शायद मैं लिंक सही बोल रहा हूँ। सही वाली लिंक तुम लोग को ऊपर दिख रही होगी। अगर एडिटिंग के टाइम पर मैं आलस नहीं किया तो तुम लोग को लिंक प्रॉपर दिख रही होगी। इस पर तुम लोग सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह दे सकते हो। उनका तुम लोग को वीडियो एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन भी उसी टाइम पर मिलता रहेगा। एंड तुम्हारा अगर कोई क्वेश्चन गलत वगैरह रहेगा तो तुम लोग को उसी टाइम पर सॉल्यूशन वगैरह भी मिल जाएंगे। तो तुम लोग इसको एक बार देख सकते हो। शायद स्क्रीन पर आ रहा होगा तुम लोग का कि वो कैसी वेबसाइट दिखती है। मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को लिंक दे दूं। अगर लिंक है तो उस पर क्लिक करके तुम लोग देख सकते हो कि वो वेबसाइट कैसी है और टेस्ट वगैरह अटेंड कर सकते हो एंड टर्म 1 का प्रिपरेशन कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय इट्स पर कैपिटा इनकम, इट्स एवरेज लिटरेसी रेट, इट्स हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। देखो यार, किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है वो ये तीनों चीजें मिलकर बताती हैं कि वहां के लोगों की हेल्थ कैसी है, वहां के लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं, वहां पर कैपिटा इनकम कितनी है। इन तीनों चीजों की मदद से हम लोग ये देख सकते हैं कि वो कंट्री डेवलप है कि नहीं। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाय नेशनल इनकम वी मीन दी मनी वैल्यू ऑफ। अब ये ऑप्शन नंबर डी तो यार तुम्हारा सीधा सस्ता टिकाऊ डेफिनेशन है जीडीपी का ही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं या फिर जितने अमाउंट की सर्विसेज दी जाती हैं उन्हीं सबको मिलाकर हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं और साथ ही में उसी से ही जीडीपी भी बनता है।
अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम प्रिपेयर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन 2017, मतलब ये डायरेक्ट वर्ल्ड बैंक ने बनाया है। इन विच कैटेगरी इज इंडिया इंक्लूडेड, मतलब इंडिया क्या है, रिच कंट्री है या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज में है या फिर लो मिडिल इनकम कंट्रीज में है या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो देखिए यार 2017 में ये जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट बनाई थी उसके अकॉर्डिंग हम लोग लो मिडिल इनकम कंट्रीज में थे, इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्रीज में थी। सो दिमाग में इसको अच्छे से बैठा लो, पचा लो। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कंपेयरिंग डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज? एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, ये तो है भाई, इससे डेवलपमेंट पता चलती है। पीपल्स मटेरियल पोजेशंस, इसका कुछ खास पता नहीं। देयर हेल्थ स्टेटस, इससे भी डेवलपमेंट आका जाता है। और पर कैपिटा इनकम तो है ही। सो एक ऐसा क्राइटेरिया जिससे कंट्री की डेवलपमेंट का पता नहीं चलता है वो है पीपल मटेरियल पोजेशन, मतलब कि पीपल के पास, वहां के लोगों के पास कितना मटेरियल वो पोजेस करते हैं। इससे ये नहीं पता चलता है कि वो कंट्री कितनी डेवलप है। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है केरला हैज अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज। केरला में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। अब तुम लोग सोचोगे भैया ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? एनसीईआरटी में पता नहीं क्या पर 1000 वगैरह कर दिया गया है, कुछ पता ही नहीं चलता, उड़े उड़े जाता है। सो देखो यार सीधी सादी भाषा में इन्फेंट का मतलब होता है यार बच्चा, एक नवजात शिशु जो अभी अभी पैदा हुआ है। और यार मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु, नंबर ऑफ डेथ्स। सो इन दोनों को अगर तुम लोग साथ में पढ़ोगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट्स, नंबर ऑफ डेथ ऑफ स्मॉल चाइल्ड्स, यही तो होगा। न्यू बॉर्न चाइल्ड के डेथ के रेट को हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कह सकते हैं। अब अंग्रेजी का चमत्कार दिखाते हुए इसको दूसरे तरीके से लिखा गया है। इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो देखो यार एनसीईआरटी में तुम्हारा ये समझाने की कोशिश की है कि एक साल के अंदर 1000 लाइव बर्थ में से, मतलब 1000 जीवित बच्चों में से कितने बच्चे अपना पहला जन्मदिन नहीं देख पाते, कितने बच्चे बीच में ही डेथ कर जाते हैं। सो इसी रेट को हम लोग कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि जहां पर ये डेथ रेट कम है। सो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि केरला में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और इसका कारण क्या है, इसका रीजन बताना है। सो इसका पहला ऑप्शन है कि पीपल ऑफ द स्टेट आर वेरी रिच, तो ये तो नहीं होगा, कोई अच्छा खासा रीजन नहीं है। द क्लाइमेट ऑफ केरला इज वेरी कॉन्जेनियल एंड कोजी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, स्टेट हैज एडिक्वेट प्रोविजंस ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, तो देखो यार ये सही है क्योंकि केरला में बहुत ज्यादा अच्छे से हेल्थ फैसिलिटीज हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं, इसलिए हर ग्राफ में तुम लोगों को केरला सबसे ऊपर ही दिखना है। इसको एकदम अपने नन्हे से दिमाग में बैठा लो कि अगर तुम्हारे एग्जाम में कहीं पर भी कोई ग्राफ वगैरह आता है या फिर 3-4 स्टेट का नाम देकर पूछ रहा है कि लिटरेसी रेट किस स्टेट का ज्यादा है, तो हर जगह यार तुम्हारा केरला टॉप करेगा। केरला पर आंख बंद करके टिक लगा देना, ज्यादातर चांसेस है कि यही सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है अ पर्सन इज कंसिडर्ड अननरिश्ड इफ द बीएमआई इज लेस देन 30.5, लेस देन 25.7, लेस देन 20.9 या फिर लेस देन 18.5। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब जिस मनुष्य की 18.5 से कम है बीएमआई वो इंसान दुबला पतला है या फिर कहें तो अंडर नरिश्ड है। अब इसको निकालते कैसे हैं भैया? तुम लोग के अंदर भी चुल मच रहा होगा कि मुझे भी निकालना है, तो ये तुम्हारे एग्जाम में भी आता है, तो इसको याद कर लो कि तुम्हारा वेट इन केजी डिवाइडेड बाय तुम्हारी हाइट मीटर में और उसका स्क्वायर। मान लो अगर तुम्हारी हाइट है 170 तो तुम लोग 1.7 का होल स्क्वायर अपॉन तुम्हारा केज मान लो है 50 तो 50 अपॉन 1.7 का स्क्वायर। ऐसे करके तुम लोग बीएमआई निकाल सकते हो। सो ये तो रहा तुम्हारा बीएमआई का क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये बहुत चोमू टाइप का सवाल है, तुम लोग को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। इसमें तुम लोग को बताना है कि हाउ मेनी ईयर्स द रिजर्व क्रूड ऑयल ऑफ मिडल ईस्ट खत्म हो जाएगा। सो मिडल ईस्ट तुम्हारा यहाँ पर है पहला कॉलम, और नंबर ऑफ ईयर रिजर्व विल लास्ट मतलब कितने साल बाद वो खत्म होगा, तो ये डायरेक्ट दिया गया है 70। सो इसका ऑप्शन नंबर सी 70 सही होगा। ऐसे ही यार क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं आने वाले हैं इस साल। कोरोना की वजह से उन लोगों को भी पता है कि ये तुम लोग साल भर ऑनलाइन में बंक मार मार के टीचर का चीटिंग कर करके, इसी वजह से ये नहीं होगा कि हार्ड क्वेश्चन वो लोग एकदम रख दें। तुम लोग के लिए यार इजी क्वेश्चन आएंगे, ये दिमाग में बैठा लो। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर।
अब इस क्वेश्चन को देखकर एक फ्री फोकट का टिप लो कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने में आलस मत करना कि तुम शुरुआत का इतना बड़ा क्वेश्चन देख लियो, सोचे कि अरे ये तो बनेगा ही नहीं, अब इसको छोड़ के आगे चलो। ऐसा मत करना। जो ज्यादा बड़े क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा इजी होते हैं, इसी वजह से एक बार पढ़ लेना अच्छे से। तो चलो यार, ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एनरोल्ड इन और अटेंडिंग प्राइमरी स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी स्कूल एज। मतलब कि किसी भी कंट्री में एक प्राइमरी स्कूलिंग के एज के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके टोटल नंबर को, जितने भी बच्चे हैं उनमें में से जितने भी बच्चे प्राइमरी स्कूल अटेंड कर रहे हैं, इस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोगों को मैच करना है। तो पर कैपिटा इनकम तो इसको कहेंगे नहीं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इसको नहीं कहेंगे, नेट अटेंडेंस रेशियो हम लोग इसको कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर तुम लोग को दिख रहा है ना कि पूरे बच्चों में से कितने बच्चे प्राइमरी स्कूलिंग को अटेंड कर रहे हैं, कितने बच्चे उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसी वजह से इसे नेट अटेंडेंस रेशियो कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। तुम लोग को अच्छी सी प्रॉपर डेफिनेशन भी मिल जा रही है यहाँ पर, तो अच्छे से आंख कान खोलकर सुनते रहो। This is the total percentage of the population of an area of a particular time aged 7 years or above who can read and write with understanding at least one language। मतलब कि किसी भी कंट्री में 7 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं, उनमें में से कितने लोग किसी एक लैंग्वेज में पढ़ या लिख सकते हैं, कम से कम किसी एक लैंग्वेज में, उसको क्या कहेंगे? सीधी सीधी बात है कि इसको हम लोग लिटरेसी रेट कहते हैं। किसी भी कंट्री में 7 साल से ज्यादा उम्र में कितने % लोग एजुकेटेड हैं जो कम से कम किसी एक लैंग्वेज को पढ़ और लिख सके, उसे ही हम लोग लिटरेसी रेट कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने थर्ड ऑप्शन पर। दिस इज द टोटल नेशनल इनकम जीडीपी डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। मतलब कि टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। सो ये तुम लोगों को कहीं देखा दिखाया लग रहा होगा, इसी को हम लोग यार पर कैपिटा इनकम कहते हैं। दिस इज द नंबर ऑफ ईयर्स अ न्यू बॉर्न चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू लिव। सो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हो जाएगा। सर एक ऑप्शन पढ़ के भी तुम्हारा आंसर अच्छे से आ सकता था, लेकिन इससे कम से कम तुम लोग का अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सो 11 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी तुम लोग बहुत ज्यादा थक गए होगे, मतलब इतना ज्ञान पचा नहीं पा रहे होगे, तो थोड़ा पानी वानी पी लो और फिर से एकदम रेडी हो जाओ। अब हम लोग के महंगे महंगे हार्ड वाले क्वेश्चन क्या पता आ रहे हों। सो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें तुम लोग को एक प्रॉपर ग्राफ दे दिया गया है और उसमें तुम्हारा ग्रॉस नेशनल इनकम और कंट्रीज के नाम दे दिए गए हैं। यहाँ पर श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार ऐसे करके तुम्हारा 5 देशों का नाम दिया गया है और यहाँ पर उनके नेशनल इनकम ऐसे करके आड़े टेढ़े दे दिए गए हैं। तुम लोगों को इसमें मैच करना है कि किस कंट्री की इनकम कौन सी वाली है। तो नीचे तुम लोगों को 4 ऑप्शन में अच्छे से दे दिया गया है कि 1 का डी है या फिर 1 का सी, 1 का बी, ऐसे करके। अब देखो यार, इसका एक प्रॉपर मतलब एक ट्रिक रहती है इसको सॉल्व करने का, क्योंकि तुम रटने वाले तो हो नहीं कि इंडिया का भी रट लोगे, म्यांमार का, पाकिस्तान का, नेपाल, और तुम्हारे बुक में जितने भी 8-10 देशों का ये लिस्ट दिया गया है उसको तो रटोगे नहीं एक साथ बैठ के। और अगर रट रहे हो तो मत रटो, टाइम वेस्ट है वो। एक ट्रिक तुम लोग अपना सकते हो कि देखो यार, इस चैप्टर में जितने भी ये ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे या फिर जितने भी ये बेस्ट वाले क्वेश्चंस आएंगे, उनमें ज्यादातर तुम्हारा श्रीलंका और केरला आंसर रहेगा। मतलब ये दोनों इस चैप्टर के चंगेज खान है। हर ग्राफ में, हर चीज में ये लोग आगे ही हैं। ये लोग लिटरेसी रेट में आगे हैं, इनकी पर कैपिटा इनकम अच्छी है, मतलब हर इलाके में ये लोग आगे हैं। कंट्री की जहां बात होगी वहां श्रीलंका टॉप पर रहेगा, और जहां पर तुम्हारे स्टेट की बात हो रही है वहां पर केरला टॉप पर रहेगा। और सबसे बर्बाद स्टेट या फिर कंट्री को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई वाले देंगे नहीं कि नीचे लिखे स्टेट में से कौन सा स्टेट सबसे बर्बाद है। तो अगर उसका आंसर मान लो बिहार है, फिर उत्तर प्रदेश है, तो वो लोग तो टिक करके आएंगे नहीं। सो इसी वजह से सबसे डेवलप्ड और सबसे अच्छे स्टेट्स और कंट्रीज का ही नाम पूछा जाता है, और इसमें श्रीलंका और केरला ज्यादातर आगे रहते हैं। सो अगर तुम लोग ध्यान से ग्राफ को देखो तो तुम्हारा पहला श्रीलंका सबसे टॉप पर होना चाहिए। सो यहाँ पर तुम्हारा 2000, 5000, 5000, 6000 करके, और सबसे टॉप वाला जो इनकम है ग्रॉस नेशनल इनकम वो है 11000। और जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया कि जीडीपी नेशनल इनकम श्रीलंका के हम लोगों से भी ज्यादा है। सो 1 का तो सी होगा, ये तुम लोग बैठा कर रख लो। सो अगर हम लोग देखें ऑप्शंस में तुम्हारा 1 का सी किस में है?
तो सिर्फ एक ऑप्शन है जो कि है ऑप्शन नंबर बी, और यही इसका सही आंसर है। तुम लोग यार ऐसे चुटपुटिया ट्रिक से अपने आंसर्स को लगा सकते हो। एमसीक्यू है तो बस नंबर लेने से मतलब रखो, बाकी तुम लोग को रटने की जरूरत नहीं है कि तुम एक एक का अच्छे से बैठकर याद कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो, ये ठीक ही रहता है। लेकिन अगर नहीं कर रहे हो तो श्रीलंका और केरला को अपने दिमाग में बैठाए रखो कि किसी भी ग्राफ, किसी भी क्वेश्चन में ये दोनों ही टॉप पर रहेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर यही रहेंगे इस चैप्टर से। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर, जो कि है अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। सो यहां पर तुम लोग को 4 सीक्वेंस दे दिए गए हैं और यहां पर तुम्हारा ऑप्शन, आंसर वाला ऑप्शन ABCD वाला मिसिंग है। लेकिन मैं तुम लोग को अच्छे से ये बता देता हूं कि 1 2 3 4 क्या रहेगा। कन्वर्ट द हाइट रिकॉर्डेड इन सेंटीमीटर इनटू मीटर, तो ये तो हाइट लेने के बाद का प्रोसीजर है, तो ये तो नंबर 1 पर नहीं हो सकता है। इसके बाद टेक द वेट ऑफ ईच इंडिविजुअल इन किलोग्राम्स, सो वेट लेना ये नंबर 1 पर हो सकता है। इसके बाद टेक द हाइट बाय ड्रॉइंग अप अ स्केल ऑन द वॉल एंड मेजर एक्यूरेटली विथ द हेड स्ट्रेट, सो हाइट मेजर करना भी एक एक तरीका है, तो ये भी नंबर 2 पर हो सकता है। इसके बाद हम लोग हाइट कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर 3 पर हो सकता है। और बाकी बचा नंबर 4, जो कि है डिवाइड द वेट इन केजी बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट, ये हो गया नंबर 4। सो ये रहे तुम्हारे 4 स्टेप। तुम लोग शुरुआत में लोगे वेट मेजर करोगे, फिर इसके बाद तुम हाइट मेजर करोगे, फिर हाइट को कन्वर्ट करोगे मीटर स्क्वायर में, और आखिर में तुम डिवाइड करोगे। सो अगर तुम लोग के दिमाग की घंटी बजी हो तो ये तुम्हारा BMI की बात चल रही है, बॉडी मास इंडेक्स, जो कि है तुम्हारा वेट डिवाइडेड बाय तुम्हारे हाइट का स्क्वायर। ये वेट केजी में होना चाहिए और हाइट मीटर में। सो इसको यार याद रखो, तुम्हारे एग्जाम में कई बार ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं। मैथ्स का एग्जाम नहीं है फिर भी ये फॉर्मूला आ जाता है, तो इसको दिमाग में रखना। अब तुम लोग गए होगे थक, तो थोड़ा पानी वानी पी लो, अपने दिमाग में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे पचा लो। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक तुम लोग का दिमाग खाली हो गया होगा तो अच्छे से फिर से दिमाग को रिफ्रेश कर लो। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कंसिडरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन। तुम लोग को यहाँ पर एक बित्ता का अच्छे से इंग्लिश में एक पैराग्राफ दे दिया गया है। अब इसको तुम लोगों को पढ़कर नीचे जितने भी ये 4 ऑप्शन हैं उनमें में से एक राइट ऑप्शन टिक करना है। इस पैराग्राफ को जब तुम लोग पूरा पढ़ोगे तो तुम लोग को पता चलेगा कि इसमें से कौन से ऑप्शन को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। इसमें एस्पिरेशन के बारे में बात की गई है, या फिर डिजायर के बारे में, या फिर प्रोग्रेस के बारे में, या फिर डेवलपमेंट के बारे में। तो देखो यार, ये न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आजकल एमसीक्यू वगैरह में पूछे जा रहे हैं कि एक एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा और उसका तुम लोगों को प्रॉपर आंसर देना रहेगा। तो ज्यादातर केस में क्या होता है ना कि इसमें तुम लोग को जिस चीज के बारे में बताया जा रहा है, जिस चीज के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है, वही उसका राइट आंसर होता है। जैसे कि तुम लोग को इस पूरे पैराग्राफ में डेवलपमेंट और डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, सभी का मेन गोल होता है डेवलपमेंट, इसी के बारे में बात की गई है। तो इसका राइट आंसर भी डेवलपमेंट ही होगा। प्रोग्रेस नहीं हो सकता है, डिजायर्स नहीं हो सकता है, एस्पिरेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तीनों कीवर्ड, ये तीनों वर्ड तुम्हारे चैप्टर में कहीं दूर दूर तक नहीं है। इसी वजह से जब भी ये क्वेश्चन आए तो ये दिमाग में रखना कि जो भी चैप्टर से रिलेटेड तुम्हारा यहाँ पर नीचे वर्ड दिए गए हैं 4 ऑप्शन में, और जिस वर्ड के बारे में यहाँ पर पूरा राम कहानी लिखा गया है, वही वर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहता है। तो उसी वर्ड को तुम लोग टिक करना, और इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, डेवलपमेंट। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। हम लोगों को इन 4 ऑप्शन में से गलत ऑप्शन को टिक करना है। इसका पहला ऑप्शन है फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। इसका ये तो वही आंसर है कि मिक्स ऑफ गोल के तरफ डेवलपमेंट के लिए लोग देखते हैं। ऐसे गोल्स जो सबके लिए कॉमन हो, सबके लिए एक जैसे हो, उसी के तरफ हम लोग काम करेंगे तो सबका एक कॉमन डेवलपमेंट होगा। तो ये ऑप्शन सही है। एंड ऑप्शन नंबर बी है, इट इज ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन हाउस होल्ड एंड सोसाइटी डिक्रीजेस। ये यार देख के ही इनकरेक्ट लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे चैप्टर में एक प्रॉपर अच्छे से इसी पर पैराग्राफ दिया गया है
कि बाहर वर्क करने से, सोशल वर्क करने से वुमेन की डिग्निटी डिक्रीज नहीं होती है, बल्कि सोशली उनका इंटरेक्शन बढ़ने से उनकी और रिस्पेक्ट बढ़ती है। सो ये वाला ऑप्शन तुम्हारा गलत है, और क्योंकि इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब फिर से तुम लोग को वही इनकरेक्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए है तुम्हारा, ए नंबर है, कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 12,056 per annum and above in 2017 are called rich countries. So अभी तुम लोग को नहीं पता होगा कि ये 12,000 सही आंकड़ा है कि नहीं, 12,000 सही नंबर है कि नहीं, तो हम लोग सेकंड ऑप्शन देखते हैं। एंड दोज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस 755 आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। सो देखो यार, ये फर्स्ट ऑप्शन तो सही है कि 12,056 यूएस डॉलर से जिस कंट्री की ज्यादा इनकम होती है पर कैपिटा इनकम, उसे हम लोग रिच कंट्रीज कहते हैं। लेकिन ये जो लो इनकम कंट्रीज का ये जो डेटा है, जिन कंट्री का 755 से कम है, ये मतलब डेटा गलत है, क्योंकि ऐसी कंट्रीज उन्हें हम लोग लो इनकम कंट्रीज कहते हैं जिनका 955 यूएस डॉलर से कम पर कैपिटा इनकम हो। इंडिया का यार तुम्हारा 2000 यूएस डॉलर के करीब पर कैपिटा इनकम है, इसको दिमाग में रखना। एंड ऐसी कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम 955 यूएस डॉलर से कम होती है, उसे हम लोग लो इनकम कंट्रीज कहते हैं। सो देखकर इसी के साथ हम लोगों ने अपना ये पूरा डेवलपमेंट चैप्टर एकदम अच्छे से निपटा लिया है। चैन की सांस लो और मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो कि तुम लोग का ये चैप्टर एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर से तुम्हारा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम लोगों से आराम से बन जाएगा। एंड अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम एग्जाम से एक दिन पहले नहीं देख रहे हो, तो डेवलपमेंट चैप्टर का भी तुम लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शायद मिल जाए लिंक, और प्लेलिस्ट में तुम लोग को प्रॉपर इस चैप्टर के वन शॉट एक्सप्लेनेशन का तुम लोग को प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तुम लोग उसको भी देख सकते हो। एंड सब्सक्राइब अभी नहीं किए हो तो 10th पास करने के बाद करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, सो अभी करो। एंड इस वीडियो को बंद करते हैं, ये प्रॉपर सीरीज चल रही है, तुम्हारा प्रॉपर क्लास 10th का एक एक चैप्टर का अच्छे से वन शॉट एक्सप्लेनेशन आ रहा है, तो उसको जल्दी जल्दी से देखते रहो। एंड मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे साइंस के एक्सप्लेनेशन भी जल्दी आ जाए, और साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन वाली सीरीज और कुछ स्ट्रेटेजीज वगैरह भी तुम लोग को पता चलती रहे, जिससे कि तुम लोग का प्रिपरेशन भी एकदम टॉप नॉच लेवल में होता रहे। सो इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।